जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। दिल तो मेरा ये था कि अच्छा अभी ऐसा हो सकता है कि पार्ट 1 के साथ ही उसको मिला लें और पार्ट 2 बाद में शुरू करें। मेरा दिल है IFRS 16 जो है ना वो पार्ट 2 में अलग से होता। सही है, तो फिर ये इकट्ठा ही चलेगा। चलो पार्ट 2 ही रहने दो, ठीक है, पार्ट 2 ही। अब सवाल ये कर लेते हैं जी, जल्दी से देखें। KL ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, अगेन 10% एडवांस पेमेंट हुई है, यकम मई को, यकम जुलाई को 70% पेमेंट हुई है और रिमेनिंग अमाउंट यकम अगस्त को पे। तो 3 हिस्सों में पेमेंट हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बैंक है ये, है ना, आई कैप का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 539। लो जी, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट बाद में देखते हैं। क्या जनरल एंट्रीज है ना? चलो जनरल एंट्रीज रिक्वायरमेंट है, जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज हम करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो अब चूंकि आपको पता है पेमेंट टुकड़ों टुकड़ों में हो रही हैं, देख लेते हैं। 2.6 मिलियन US डॉलर्स हैं, 10% इसका यकम मई को, 70% यकम जुलाई को और रिमेनिंग यकम अगस्त को। लिखवाओ अब जी। यकम मई 2017 को 2.6 मिलियन का 0.26, ठीक है जी। ये डॉलर्स हैं, मिलियन में है, ठीक है, डॉलर्स इन मिलियन, ठीक है जी। तो 0.26 के बाद अगला काम यकम जुलाई को क्या हुआ? 2.6 का 70% जी 802 है, 1.82। नेक्स्ट बकाया की पेमेंट यकम अगस्त को, रिमेनिंग चलो लिख दो 20%। 20% कितना आ गया जी? 0.5। अब ये बन गया है, अब तो मसले ही कोई नहीं रहा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यकम मई को हमने एडवांस पे किया है, तो यकम मई 2017 पे एडवांस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट कितने डॉलर्स हैं? 0.26 मिलियन में चल रहा है तो मिलियन में चलाई, तो सवाल मिलियन में कर लेते हैं। 0.26 इंटू यकम मई 17 पे, यकम मई 17 पे रेट क्या है? 1 US डॉलर। अगेन कौन सा मेथड चल रहा है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई से करेंगे काम, ठीक है। तो इंटू 100 जी कितना आ गया? 26। फिर कब्जा कब मिला? यकम जुलाई पर। तो यकम जुलाई पर आपने जिस दिन कब्जा लिया उस दिन आपने फिर कुछ थोड़े से पैसे और दे दिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो आपके पास आ गई ना। लेकिन ये आपने एंड पे निकालना है, पता है ना, बैलेंस। जब भी एडवांस आ जाए, जब भी एडवांस आ जाए, आपने असूली बात याद रखनी है, आपने बैलेंसिंग निकालना है अपने एसेट को, ठीक है। इन्वेंट्री भी हो सकती थी, आप इन्वेंट्री का एडवांस पे कर दें, बाद में इन्वेंट्री आए, इन्वेंट्री की कॉस्ट बैलेंसिंग निकालनी है। जब एडवांस आए आपने एसेट की कॉस्ट जो है वो बैलेंसिंग निकालनी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैलेंसिंग निकालेंगे, एज इट इज़ किसको उतार लें? इस एडवांस की फिगर को एज इट इज उठाकर इधर ले आए 26, ठीक है जी। सॉरी ये कहाँ लिख दिया मैंने? एडवांस 26, ठीक है जी। उसके बाद कुछ आपको पेमेंट और करनी पड़ी, कितनी? 1.82 मिलियन डॉलर्स। तो कैश पे किया आपने 1.82 डॉलर्स हैं, और इस दिन यकम जुलाई 17 पे $1 105 का है, तो 105 से मल्टीप्लाई करें, 191.1 भी करूं?
अच्छा तो मिलियन में है तो राउंडिंग भी तो मिलियन में ही हो रही है, ऊपर लिखा तो भी तो रुपीज़ इन मिलियन ही होगा। चलो खैर, अब ठीक है। अभी कुछ पेएबल भी है, तो वो पेएबल भी आपने इस दिन स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर लेना, 0.105 आंसर 6। बैलेंसिंग 271.6, ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद 271.6 सही तो है। अच्छा बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग 7 निकालो ना, पता नहीं आपने कैसे निकाला फिर ये। ठीक है, चलें आगे। अब उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जाके ये रेंट पे करेंगे हम, फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे तो इसको रीट्रांसलेट वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। हम रीट्रांसलेट नहीं करते, इन्वेस्ट प्रॉपर्टी को नहीं करना है, हमने उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके जाना। हाँ, कुछ पेएबल अगर पे हो रहा है तो वो देख लो, और रेंट पे हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग 1 अगस्त को पे हुआ। हाँ पहले फिर यही कर लो, रिमेनिंग अमाउंट पे कर दो, तो 1 अगस्त को आपकी बाकी अमाउंट भी पे हो गई। तो 1 अगस्त 2017 पे पेएबल डेबिट, अब एज इट इज उठा लो इसको, क्योंकि सारा ही पे हो रहा है ना, पिछले सवाल में मुश्किल था। ठीक है, एक लाइन छोड़कर अब कितने डॉलर हैं जी, पॉइंट, और इस दिन $1 यानी 1 अगस्त को $1 कितने का है, 108। ठीक है जी, 16। तो जहाँ पे आपने 54 पे करने थे 56 पे करने पड़े, तो आपको एक्सचेंज लॉस आ गया जी। इसको P&L में ले जाना, बैलेंसिंग फिगर है ये। ठीक है जी, उसके बाद अब इसकी कहानी तो होगी ख़त्म। अब ये रेंट पे जाके देखेंगे इसका क्या करना है। ठीक है, फिलहाल तो आपको अभी और भी एंट्रीज करनी पड़ेगी। अगले महीने यानी 1 सितंबर पे क्या किया आपने, ये कहानी ख़त्म होगी सारी पॉइंट 1 की। पॉइंट 1 इज़ ओवर नाउ, पॉइंट 1 में कुछ भी नहीं है। पॉइंट 2 में कहता है ऑन 1 सितंबर 17 KL रेंटेड आउट दिस प्रॉपर्टी, और एनुअल रेंट है $0.24 मिलियन, जो कि फुल अमाउंट जो कि एडवांस में इसी दिन रिसीव हो गई। यानी कि $0.24 आपने 1 सितंबर पे रिसीव कर लिए। तो 1 सितंबर पे जिस दिन 110 रुपये एक्सचेंज रेट है, आपने रिसीव किया। तो अब मुझे बताएं, ये कैश आपको आया कि नहीं आया। अब ये कैश जो है ये आपने किस पे रिकॉर्ड करना है, स्पॉट रेट पे। कितने डॉलर्स आए हैं, और इस दिन तो टोटल 26.4 रुपीज़ कैश आ गया। अब ये रेंटल इनकम है ना, सारी आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, इनकम क्रेडिट कर दें। नहीं, जिस दिन ये रिसीव हुआ है इस दिन ये सारे का सारा एडवांस इनकम है, डेफर्ड इनकम है, यानी लायबिलिटी है। ये क्या है जी, लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूं, डेफर्ड इनकम लिख दूं। डेफर्ड रेंटल इनकम क्रेडिट हो जाएगा 26.4 से, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं इसको मैं, चलो चलो ठीक है जी, ठीक है, अनअर्न्ड को, डेफर्ड को, एडवांस को, सिर्फ लायबिलिटी लिखो, पेएबल ना लिखना। पेएबल क्यों नहीं लिख सकते, नहीं पेएबल क्यों नहीं लिख सकते, पे नहीं करनी है, ये ऐसी लायबिलिटी है जिसको हमने फ्यूचर में पे करके नहीं सेटल करना, फ्यूचर में हमने सर्विसेज देकर इसकी, ये पेएबल नहीं है। लायबिलिटी टू पे कैश इन फ्यूचर है, या लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर है। इसीलिए तो इस पेएबल को ईयर एंड पे रीट्रांसलेट करने की जरूरत भी, क्योंकि एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्या है, हमने एडवांस पे कर दिया या हमने एडवांस रिसीव कर लिया, हमारा एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का रिस्क जो है वो जीरो हो गया। डॉलर दे दिए या डॉलर रिसीव कर लिए, अब हमारी बला से रेट जो होता रहे। बात समझ आ गई। ठीक है, बहरहाल ये जनाब आपकी डेफर्ड इनकम, जिसको आप लायबिलिटी कहेंगे। ठीक है, लायबिलिटी बन जाएगी ये, डेफर्ड इनकम लिख देता हूँ सिर्फ, डेफर्ड
और ब्रैकेट में लायबिलिटी लिखना चाह रहा हूँ ना मैं, असल में जगह कम है। डेफर्ड इनकम जो कि एक लायबिलिटी है, लेकिन ये लायबिलिटी टू पे कैश इन फ्यूचर नहीं है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है, इसलिए ईयर एंड पे इसको रीट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब ना जी अगला मामला भी चल रहा है। अब आता है जनाब 31 दिसंबर 2017। तो एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो इसको उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे बल्कि फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे और गेन लॉस को पीएनएल में फेंकेंगे। अब उसने हमें क्या कहा कि केएल यूज करता है फेयर वैल्यू मॉडल। तो इसका मतलब मैंने कहा था फेयर वैल्यू मॉडल के लिए मशवरा क्या दिया था आपको कि फेयर वैल्यू मॉडल जब भी आए आप एक छोटा सा लेजर बना लिया करें, ठीक है, और उससे गेन लॉस निकाला करें। तो ये छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यकम जुलाई 17 पर एडिशन लिख लो डायरेक्ट, बस कितना 271.7, ठीक है। तो यकम जुलाई 17 पर एडिशन हो गया, ठीक है, 271.7। उसके बाद ईयर एंड आया तो उन्होंने कहा जी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। ईयर एंड क्या है जी 31 दिसंबर 17। तो हमने कहा जी कैरी डाउन, आप बताएं क्या है इसकी फेयर वैल्यू। तो उन्होंने कहा जी 31 दिसंबर पे इसकी फेयर वैल्यू है $2.5 मिलियन। अब 31 दिसंबर पर जिस दिन की ये वैल्यू है उस दिन का रेट उठाना पड़ेगा, मजबूरी है 116। ये हमने हफ्ते को पढ़ा था जी, ठीक है। तो 2.5 इंटू 100, आंसर इज 290। अब वैसे देखा जाए तो 2.6 से 2.5 पे आई, ऐसे ही है ना। हाँ, $2.6 मिलियन की ये प्रॉपर्टी थी। बाहर के मुल्क में तो शायद इसकी वैल्यू कम हुई है, लेकिन हमारे एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से हमें फिर भी ये क्या लग रहा है, गेन लग रहा है ना, गेन ही लग रहा है ना। लेकिन आपने इसको फिर भी फ्लक्चुएशन वाला एक्सचेंज गेन नहीं कहना, क्योंकि मॉनेटरी आइटम है ही नहीं है। नॉन मॉनेटरी आइटम को तो हम रीट्रांसलेट करते ही नहीं है। एक्सचेंज गेन लॉस तो मॉनेटरी आइटम के ऊपर आता है। ये नॉन मॉनेटरी आइटम था, इसको तो हम फेयर वैल्यू मॉडल पे ले गए, जिस वजह से फेयर वैल्यू जिस दिन की ली तो रेट भी वही ले लिया। तो ये फेयर वैल्यू गेन या लॉस होता है, ठीक है। तो क्या आंसर है जी 18.3। ये जनाब है आपका फेयर वैल्यू गेन। इसको बैलेंसिंग फिगर को फेंक दो पीएनएल, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2017 पे आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किया डेबिट और फेयर वैल्यू गेन को पीएनएल में किया आपने क्रेडिट। ये जनाब वर्किंग नंबर 2 से फिगर आपकी आई है 18.3। हाँ जी, कोई मसला? कुछ और रह गया हो तो बता दें। हाँ, रेंटल आपने सारे का सारा लाइबिलिटी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन बच्चों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने सर्विस दे ली ना। तो ये 4 महीने की सर्विस जब दे ली तो इसकी इनकम आप बना सकते हो। अब लाइबिलिटी से खत्म कर दो इसको। एंट्री क्या होगी? डेफर्ड इनकम डेबिट, डेफर्ड इनकम डेबिट और रेंटल इनकम। अच्छा, अब इधर देखो कितनी है जनाब डेफर्ड इनकम 26 पॉइंट। अब ये 26.4 पूरे 12 महीनों की है। इसको दोबारा रीट्रांसलेट तो नहीं करना, बस रिकॉर्ड हो गई थी, ठीक है। ये 12 महीने डिवाइड किया पर मंथ हो गया कितने महीने, 4/12 भी कर सकते थे आप, 4/12 लिख लो, 4/12 लिख लो, यही सही है। चलो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जनाब आपकी जनरल एंट्रीज हैं। कोई और एंट्री है तो देख लो। को पेबल शेबल पढ़ाओ। जी सही है। अच्छा, अब ए रिक्वायरमेंट हो, बी रिक्वायरमेंट हो गई है, ए भी कर दें। चलें पहले आप ही करें, फिर जल्दी करें।
अब आपके पास 30 सेकंड है, एक्सट्रैक्ट्स बनाए, IFRS 16 शुरू करना है, जल्दी करें यार, बहुत हो गया बस। डन, मुश्किल तो नहीं है वैसे। हाँ देखें, PNL के एक्सट्रैक्ट बनाए जी, 2017 वाला साल है। जी अब ना देखें एंट्रीज, दिमाग को पहले चलाएं। इस सवाल से रिलेटेड क्या क्या जा रहा है PNL में नजर आ रहा है आपको, इधर से देखें। एक तो आपका एक्सचेंज गेन लॉस आ सकता है, फॉरेन करेंसी का सवाल हो तो। दूसरा चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो फेयर वैल्यू गेन लॉस आ सकता है। तीसरा रेंट, चूंकि प्रॉपर्टी का आ रहा था तो रेंटल इनकम भी है। तो तीन ही चीज़ें थी, ठीक है। तो एक्सचेंज लॉस है हमारा, एक्सचेंज लॉस है 1. एक ही है ना, 1.56। फिर जनाब फेयर वैल्यू गेन आ रहा है 18.3 का, रेंटल इनकम आ रही है 8.8। बैलेंस शीट के अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाएं जी, एज ऑन 31 दिसंबर 2017, तो उसमें आपके पास एक तो आएगी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन एसेट्स में, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उठा लो वर्किंग 2 से, क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजिंग बैलेंस फेयर वैल्यू ही है ना, फेयर वैल्यू पर नज़र आती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उन्होंने किस पे रखने का बोला है, फेयर वैल्यू पर। तो फेयर वैल्यू वर्किंग नंबर 2 में पड़ी। उसके बाद क्या कोई पेएबल अभी तक पेएबल है? पे हो गया था, कहानी खत्म हो गई थी। हाँ एक और लायबिलिटी है बस, और वो भी करंट लायबिलिटीज में शो करोगे, क्योंकि अगले 6-7-8 महीने के अंदर वो सारी की सारी लायबिलिटी इनकम बन जानी है। तो आगे आके आपने करंट लायबिलिटीज के अंदर देखा तो आपको नजर आया डेफर्ड इनकम। अब ये डेफर्ड इनकम जो है ये रिकॉर्ड की थी आपने 26.4 पर, 8.8 इसमें से डेबिट करके इनकम में क्रेडिट कर दिया, यहाँ क्या बच गया? चलें जी, अब बाकी IAS 21 की थोड़ी बहुत थ्योरी तो पढ़ते रहेंगे। हाँ फॉरेन करेंसी लोन्स जो हैं वो इंशाल्लाह कुछ अरसे तक। छोटा सा चैप्टर है ना, पलटे ना जरा, चैप्टर 2 ओपन करें और शुरू कर दें पढ़ना, सफों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। मैंने कहा छोटा सा चैप्टर है, देखें ज़रा, ये को 15-20 दिन बस लगते हैं, ज़्यादा नहीं। पेज 72 पे एक क्वेश्चन है, हम वो करेंगे इंशाल्लाह, पर उससे पहले थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। ये आप हैं, ठीक है जी, और ये आपकी सोच है। और इस सोच के अंदर आजकल क्या है, एक कार है, लेकिन ये कार खरीदने के आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं।
अब आप चले गए बैंक के पास, और आपने जाके कहा कि बैंक भाई मुझे ना एक गाड़ी चाहिए, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं इसको देने के। बैंक ने कहा कोई मसला नहीं, ठीक है। ये बैंक ने होंडा वालों को कॉल की और कॉल करके कहा कि एक गाड़ी जो है ना वो आप हमें भिजवा दें, ठीक है जी। अब एक गाड़ी जो है वो होंडा वालों से रिसीव कर रहे हैं जी बैंक वाले। लेट से 80 लाख रुपए की गाड़ी इन्होंने बैंक से लेकर ये गाड़ी इन्होंने आपको दे दी। ये वो ब्लू गाड़ी है जो बैंक से आई थी, 80 लाख रुपए की उन्होंने ली थी होंडा वालों से। ये 80 लाख की गाड़ी आपको रिसीव हो गई, ठीक है। अब बैंक ने ये फीसबिल्लाह तो ये काम करना नहीं है, बैंक ने जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो है वो अपने कुछ कमाई भी करनी है। तो बैंक ने फिर क्या कहा कि ठीक है जी, आप ऐसा करें, आप 4 किस्तें 20-20 लाख की करके मुझे 4 साल में 80 लाख पूरा कर दें, है ना। नहीं भाई, 80 लाख की गाड़ी लेके 4 साल के अरसे में 80 लाख ही वापस लेना, तो बैंक ने क्या कमाया? बैंक ने तो कुछ नहीं कमाया। तो फिर बैंक ये कहता है कि जी ठीक है, अब आप इस गाड़ी के जो पैसे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पैसे जो हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता हमें पे करते रहें, ठीक है जी। तो ये बंदा, ये यानी आप जो हैं, ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता कैश पे करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता कैश पे करता रहेगा। जैसे मैंने आपको अभी अर्ज़ किया, मिसाल के तौर पे बैंक कहता है जी ठीक है, आप यूँ करें कि आप ना 4 किस्तें बना लें इसकी, ठीक है जी। और हर किस्त में उस्मान भाई, हर किस्त में 25 लाख रुपया आपने देते रहना है, ठीक है जी। ठीक है, अब बात समझ आई कुछ? अब अल्टीमेटली बैंक ने सिर्फ गाड़ी के पैसे नहीं लिए, बल्कि गाड़ी के पैसे भी लिए हैं, और क्योंकि गाड़ी के तो 80 लाख उन्होंने होंडा को दे देना है, ठीक है। आपसे उसने गाड़ी के पैसे भी लिए और ऊपर अपनी कमाई भी ली, यानी 20 लाख लेता तो 80 की 80 में ही। भाई 80 वाली गाड़ी उसने किस्तों में आपको, 80 लाख वाली गाड़ी किस्तों में आपको 100 लाख की बेच दी, यानी 1 करोड़ की। तो जो 20 लाख रुपया इसने एडिशनल चार्ज किया है, ये दरअसल आपको उसने फाइनेंसिंग प्रोवाइड की है। अब एक तो ये होता है ना कि आप मिसाल के तौर पर बैंक के पास जाओ, जाके यार मुझे 80 लाख रुपया लोन दे दो, और आप उस 80 लाख से जाके बाजार से ये गाड़ी खरीद लेंगे। कैश पे अगर खरीदने जाए ना तो आपको ये 80 लाख की मिलेगी। तो बैंक कहता है भाई ठीक है, आप पैसे ना लें मुझसे लोन, आपको मैं गाड़ी दे देता हूँ। तो ऐसे ही हो गया कि आपको मैंने उधार पे गाड़ी दी है। अब किस्तें पे होती रहेंगी, तो इन किस्तों के अंदर आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी रिसीव हो रही होगी और इंटरेस्ट भी। तो 2 चीज़ें हैं जी, एक चीज़ है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ये असल में नॉर्मली कैश प्राइस ही होती है, ये 80 रुपये ही होती है। यानी कि बाज़ार में अगर कोई बंदा कैश की ये गाड़ी ख़रीदना चाहे तो ये 80 रुपये फेयर वैल्यू है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है जी लीज़ पेमेंट्स। क्या चीज़ जी? लीज़ पेमेंट्स का मतलब कि लीज़ के तहत, अच्छा ये जो बंदा है ये कौन है आपके ख्याल में? ये कौन है? इसको क्या कहना चाहिए? इसको हम कहते हैं लेसी। क्या कहते हैं जी? जिसने एसेट लीज पर लिया उसको क्या कहते हैं जी? लेसी। लस्सी नहीं, लेसी, ठीक है। और बैंक जो है, ये बैंक भी हो सकता है, लीजिंग कंपनी भी, लीजिंग कंपनी भी हो सकती है। ये लीजिंग कंपनी, बैंक या लीजिंग कंपनी जो है ये लेसर कहलाता है, ठीक है जी। जिसने एसेट लीज पर दिया, अब इन दोनों की अकाउंटिंग हमने सीखनी है, बैंक की अकाउंटिंग हमने नहीं सीखनी। मतलब बैंक
की अकाउंटिंग सीखनी है, होंडा की अकाउंटिंग नहीं सीखनी। वैसे होंडा वाली भी करेंगे, मैन्युफैक्चरर होकर हम लेसर बनेंगे जब। तो फिलहाल छोड़ें, फिलहाल आपको एक लेसी नज़र आ रहा है इस अरेंजमेंट में और दूसरा लेसोर। तो लेसी और लेसोर, ठीक है। तो लीज पेमेंट्स का मतलब ये हुआ करेगा कि वो अमाउंट जो लेसी लेसर को पे करे इस लीज की मद में। तो आपका लेसी आपके लेसर को क्या पे कर रहा है? 25-25 लाख की 4 किस्तें, यानी लीज पेमेंट्स क्या हैं? लीज के तहत पेमेंट्स कितनी हो रही हैं? और बोलो 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया पे हो रहा है लीज की मद में, इनको कहते हैं लीज पेमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लेसर है, लेसर वो इंटरेस्ट कमा रहा है इस ट्रांजैक्शन में से 100 माइनस 80। लेकिन आपके सवालों के अंदर इस लेसी के सवाल हम शुरू कर रहे हैं। लेसी के सवालों के अंदर आपने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को क्या कर दिया करना है? इग्नोर करना है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। ये थोड़ी सी डिस्कशन थी जो हमने कर ली। अब प्रॉपर सवाल शुरू करते हैं। यहाँ तक को मसला है तो बताएं। प्रॉब्लम समझ आई है? प्रॉब्लम, लेसी को एसेट की ज़रूरत है, लेसी के पास पैसे नहीं है या किसी वजह से वो अपने पैसे लगाना नहीं चाह रहा, वो जाएगा बैंक के पास और उनको जाके कहेगा मुझे आप ये एसेट ख़रीद के बाज़ार से दे दें, ठीक है। अब बैंक ये एसेट जो ख़रीद कर देगा तो बैंक इस एसेट के पैसे भी लेगा ओवर द लीज पीरियड और साथ में इंटरेस्ट भी लेगा, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे लोन दे दिया हो बैंक ने, ओके, और सही है। हो चलो, अच्छा जी। अब ज़रा एक सवाल पढ़ें। आपके सामने एक सवाल है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन, मुश्तबा टेक्सटाइल ऑन 1 जनवरी 2010 मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। तो फिर मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड कौन हुआ? लेसी या लेसर? MTL इज लेसी। तो अगले 4-5-6 दिन हम लेसी वाले सवाल ही करेंगे, फिर उसके बाद हम लेसर के सवालों पे भी जाएंगे। अभी ज़्यादा सोचना नहीं है आपने। ये टॉपिक वन ऑफ द लेंथी टॉपिक्स है, ठीक है। ये हो गया IS 12 हो गया, IFRS 15 हो गया, फाइनल अकाउंट्स IS 1037, ये बड़े बड़ी बलाएँ हैं। बाकी सारे ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। कंसोलिडेशन हो गया। ये जो बड़े टॉपिक्स हैं ना, बड़े टॉपिक्स, इनके अंदर आपके दिमागों में पहले दिन ही कई सवाल उठेंगे, पर मैं उनको दबाऊंगा और फिर वक्त के साथ साथ उनके जवाब आपको मिलते जाएंगे। सारा कुछ पहले दिन नहीं पढ़ाया जा सकता ना जी, ठीक है, मुमकिन नहीं है। चलें, लेसी है जी। आगे कहता है जी, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन इज, क्या करें इसको? लेसी के सवालों में इसको क्या करना है? इग्नोर। फिर क्या करना है लेसी के सवालों में? अभी बताता हूँ, ठीक है जी। लीज टर्म इज, क्योंकि हमने इससे कुछ करना ही नहीं है, फेयर वैल्यू का हमने लेसी के सवाल में कुछ नहीं करना। लेसी तो लीज पेमेंट्स जो कर रहे हैं हम उसको पकड़ेंगे, उसमें से अलग करेंगे प्रिंसिपल के अमाउंट, यानी कि गाड़ी के कितने पैसे और इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। देखते हैं। लीज टर्म यानी 4 साल पर लीज को फैलाया गया है। इंस्टॉलमेंट ऑफ 130 इज टू बी पेड एनुअली इन एरियर्स, यानी 31 दिसंबर पे हर साल के एंड पे आपको किस्त पे करनी पड़ेगी। यानी 1 जनवरी 2010 पे कार की डिलीवरी हो गई आपको, अगर आप लेसी MTL हैं, ठीक है। तो ये कार आपको यहाँ पे मिल गई है और उसके पैसे आपने कैसे पे करने हैं जी? 4 साल के अरसे में, और हर साल के एंड पर आपने एक किस्त पे करनी होगी 130 रुपये की। तो पहले साल एंड होगा तो 130 रुपये आप पे करोगे, दूसरे साल का एंड होगा तो 100, तीसरे साल का एंड तो 100। ये 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है। चौथे साल के एंड पर 130, ठीक है। तो ये कैश सेल प्राइस नहीं होती, ये तो आपके रेंटल्स हैं, आपकी लीज पेमेंट्स हैं, और इन लीज पेमेंट्स में बैंक वाले गाड़ी के पैसे भी रिकवर कर रहे होते हैं और इंटरेस्ट भी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस गाड़ी को क्या PPE कह सकते हैं? पहले तो ये बताएं, क्या ये ओन्ड एसेट है? क्या ये ओन्ड एसेट है? नहीं, ये ओन्ड नहीं होता। लीज एसेट का
की ओनरशिप बैंक के पास होती है जब तक कि आप अपनी किस्तें पूरी ना कर लें। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि सिर्फ आपने लीगल फॉर्म को नहीं देखना कि ये बैंक के नाम पे है तो रहने दें, आपने सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन देखना है। ये एसेट सिर्फ बैंक अपने नाम अपनी इंस्टॉलमेंट्स को, रेंटल्स को सेव करने के लिए अपने नाम पे रख लेता है, वरना तो ये सारे के सारी ज़िंदगी तकरीबन आप ही एसेट को इस्तेमाल करते हैं। इसके पल्ले कख नहीं बचता जब आप इसको छोड़ते हैं। तो भाई बोर्ड मिटाना है, मिटा दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। अब सबसे पहला काम क्या किया करेंगे, हम वर्किंग वन करेंगे। जो हमारी वर्किंग वन होगी, मुझे हमने करनी जनरल एंट्रीज है, हम उसके बाद एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको छोड़ें फिलहाल। सबसे पहला काम हम क्या किया करेंगे, हम लीज पेमेंट्स निकालेंगे। क्या चीज़ जी, लीज पेमेंट्स। तो लीज पेमेंट्स कितनी है जी, 130 इंटू 4, ये आपकी टोटल लीज पेमेंट्स बन के कितना बनता है, 400 और 520, ठीक है। लेकिन फिर आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या करना है जी, अच्छा अब तो थोड़ी सी आपको याद होगा, मैंने IAS 36 जब आपको रिवाइज करवाया था तो थोड़ी सी मैंने आपको ये डिस्काउंटिंग की रिवीजन करवाई थी। उतनी की सिर्फ डिस्काउंटिंग आपको याद है तो काफ़ी है, क्योंकि अब यहाँ पे तो हम इंशाल्लाह डिस्काउंटिंग को टिका के करेंगे ही, ठीक है और सही है। तो दो तरीके थे इसको, प्रेजेंट वैल्यू इस दिन निकालना चाह रहे हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू इस दिन निकालना चाह रहे हैं। तो एक तरीका क्या है, सिंपल डिस्काउंटिंग। तो 130 इंटू, अब वही 1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस एन होता है ना, सवाल के अंदर उसने बताया हुआ है। इसको छोड़ो, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू लेसी, ये कल परसों कहीं जाके इसका यूज़ आएगा, फिलहाल छोड़ो इसको, अभी छोड़ो। अभी टेक्निकलिटी से ज़्यादा थोड़ा सा चलना सीखें आज हम, ठीक है ना। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हर सवाल में होनी है। एक लीज का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल होता है, वो बनाना आज हम सीखेंगे आराम सुकून से। उसके बाद एंट्रीज हो गई, एक्सट्रैक्ट्स ना बने तो एक्सट्रैक्ट्स कल कर लेंगे, बच गए। मैं ऐसे हो गया हूँगा बच्चों की स्क्रीन पे, है ना। अच्छा, कैमरा यूँ हो गया ना भाई का, गिर गया। मैं साबित हूँ, ठीक है, और मैं अपने कदमों पे ही हूँ। वो भाई का कैमरा आगे पीछे हो गया था, मुझे लगा ना वो सर डिग गए। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट क्या है जी, 10%। तो आप इस 10% को यूज़ कर लें, 1.1 रेज टू पावर। अब इस 130 को आपने एक साल पीछे बुलाना है, याद आ रहा है, रिवाइज करवाया थोड़ा सा इसको, -1 प्लस इस अगले वाले 130 को 2 साल पीछे बुलाना है, और इस वाले को 1 2 3 साल पीछे लाना है, इंटू 1.1 रेज टू पावर। आपको ये भी टॉपिक ऐसे आसान सही लगेगा। मसला सिर्फ ये आना है कि बाद में जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना तो भूलने लग जाते हैं, तो उसका हल इंशाल्लाह हमने निकाल लिया हुआ है, रिवीजन वाला मामला, ठीक है ना। जब वीकेंड के ऊपर रिवीजन प्लान को देख के किया करेंगे, वरना मुश्किल तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं लगेगा। बस रोज़ आना मुश्किल है, बस ईद के दिन छुट्टियाँ 1-2 बढ़ा कर आना ये आसान है, पहले दिन से आना मुश्किल है, रोज़ों में आना मुश्किल था, ये मुश्किल काम है। हाँ जी, आंसर 400, यानी कि ये 412 रुपये। अगर कोई आज गाड़ी खरीद, ऐसे थोड़ी सी बात अगर करूँ ना तो ये छुपाया जो है ना 412 ही था। खैर छोड़े, हमने उसको नहीं, कभी भी नहीं देखना कि सवाल में हो या ना हो, हमारी बला से, ऊपर नीचे भी हो सकता है, हमारी बला से, छोड़े इस बात। बस सादा बात है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सारे लीज पेमेंट्स की। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, PV ऑफ LP प्यार से क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, आपको पता है एनविटी का फार्मूला कब लगता है जी, जब सेम कैश फ्लोज हों, सेम इंटरवल से हों, और एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हों, एक जैसे हों और एक जैसे इंटरवल से हों, एक से ज़्यादा हों, एक जैसे हों और एक से ज़्यादा सेम इंटरवल से हों। तीन शर्तें, एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हों, एक जैसे हों, सेम इंटरवल से हों, तो आप एनविटी का फार्मूला लगा सकते हैं। एनविटी का फार्मूला होता था 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई, यानी रेट, ठीक है। तो ये लगा के देख लेते हैं जी, सेम कैश फ्लोज है, तो 130 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर। अब यहाँ पे n क्या लेना होता है, ईयर्स ना बोलना, ठीक है, नंबर ऑफ कैश फ्लोज। अगर कैश फ्लोज 4 हैं तो यहाँ पे -n, कैश फ्लोज 8 आ जाएं, 8 आ सकते हैं, 6 महीने बाद किराया हो तो 8 भी आ सकते हैं, हमारे सवालों में आएंगे, ठीक है, 8 भी हो सकते हैं। फिर 4 साल है, हर साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं बेटा, 3 महीने एक क्वार्टर के अंदर होते हैं, तो 4 क्वार्टर हो तो 16 क्वार्टरली पेमेंट भी आ सकती हैं, तो ये 16 भी हो सकता है।
ठीक है, बात समझ आ रही है। मंथली हो तो हर साल में 12 तो 48 भी हो सकता है। जितने कैश फ्लोज एन वो लेना है एनवीटी के फॉर्मूला में। तो अभी कैश फ्लोज 4 हैं, अभी तो यही चलेगा ना, डिवाइडेड बाय 0.1, तो आंसर इज वही 412 ही होना है। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी कर लें, हम तो फिर एनवीटी का फॉर्मूला ही लगाया करेंगे। ओके, तो सही है। तो ये हमने क्या निकाला है जी, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, पीवी ऑफ एलपी। ठीक है, इसी को ही निकालने का एक और तरीका भी देखा हमने, पीवी ऑफ एलपी। तो ये एक काम हम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये मैंने ज़रा थोड़ी सी रिवीजन करवाई। अब प्रॉपर तरीके से हम चलते हैं। हमारी वर्किंग, 2 वर्किंग्स हम किया करेंगे। सबसे पहली वर्किंग लीज पेमेंट लिखनी है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, ये जो अभी किया। दूसरी ये टाइम लाइन 1-2 दिन में बनाऊंगा, फिर टाइम लाइन नहीं बनाया करेंगे, टाइम ज़ाया होता है, टाइम लाइन से टाइम ज़ाया होता है, डायरेक्ट करेंगे। बाकी ज़रूरत पड़े तो बना लिया करें। ठीक है, तो वर्किंग 1 लीज पेमेंट्स, और फिर उसी के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाल लेंगे। फिर वर्किंग 2 में हमने एक लीज का एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है, वो आज असल में हमने सीखना है। वो सीख लिया तो बस सारी लीज में वो चलना ही है, उसके बगैर तो काम चलना नहीं है। आराम आराम से फिर काम करते जाते हैं। चले, तो वर्किंग नंबर 1 लीज पेमेंट्स जी, लीज पेमेंट्स 130 इंटू 4 कितना, 520 था ना? क्या हुआ, क्या कह रहा था ये बताओ? बहुत इजी है, तुम पहले पढ़ा हुआ है। FAR2 सारे का सारा बहुत इजी है। सबसे मुश्किल इंट्रो था, पास कर गए ना, उससे बाद में फिर मुश्किल FAR1 था। इंशाल्लाह वही पास हो जाएगा। और सबसे आसान FAR2 है, उससे भी आसान फाइनल है, क्योंकि अकाउंटिंग तो वही है जो आप सीख चुके हैं। आपको अभी तक नहीं महसूस हो रहा, आपको लग रहा होगा हमें आसान आसान टॉपिक करा रहे थे, इतने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आ गया ना सबसे मुश्किल, मशहूर ज़माना जो लोग कहते होते हैं मुश्किल है, अगर कोई मुश्किल हो तो फिर बताना, मुश्किल है ही, बस चीज़ें ज़्यादा हैं। मैंने आपको कहा सिलेबस ज़्यादा है, चीज़ें छोटी छोटी हैं और बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, देख लीजिएगा अभी। ठीक है, लें जी, लीज पेमेंट्स के बाद अगला काम क्या करना है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पूरा लिख लेते। चलो खैर, तो 130 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 412। सिर्फ 8 नंबर रह गए आपके अपने नंबर में से, 420। ठीक है जी, अब ये मुश्तबा टेक्सटाइल ने क्या लिया है, मशीन ली है, मशीन। अब मुश्तबा टेक्सटाइल ने मशीन जो ली है उसके पैसे तो बनते हैं 412, लेकिन मुश्तबा टेक्सटाइल वाले 4 साल की लीज टर्म पर पे कर रहे हैं 520। तो ये एडिशनल अमाउंट क्या है? अच्छा, इसकी ज़रूरत ऐसे निकालने की है नहीं, लेकिन चलो 1-2 सवाल स्टार्ट के अंदर निकालते रहो। तीसरा स्टेप क्या है यहाँ पे कर लो। ये वैसे लेसर के सवालों में ज़रूरी निकाला करेंगे, लेसी के सवालों में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल ज़रा 1-2 दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट निकालो जी। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? आपने कहा जी वो 520 माइनस 412 इज इक्वल टू, यानी 108 रुपये क्या है, ये इंटरेस्ट की मद में बैंक ले रहा है। अब मामला पहले समझे, प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजैक्शन में किराए आ रहे हैं, इस लीज की ट्रांजैक्शन में लीज रेंटल आ रहे हैं 130 30 130 के ईच, ऐसे ही है ना। अब आप कह रहे हो कि अगर 130 सारे का सारा 130 लें तो उसमें सिर्फ एसेट के पैसे नहीं है, इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट अलग से नज़र नहीं आ रहा, हर रेंटल के अंदर दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं, एसेट के पैसे भी बैंक ले रहा है और इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट अलग से तो है नहीं, बात समझ आई। 130 के 4 किराए हैं तो 520 बनता है। 520 में 412 रुपये एसेट के पैसे भी बैंक ने ले लिए और 108 रुपये का इंटरेस्ट भी ले लिया। ठीक है ना। अब ये 130 की किस्त में ही दोनों चीज़ें छुपी पड़ी हैं ना, इनको अलग अलग करना है, असल मसला ये। यहाँ तक को मसला है तो बताएं। तो फिर अगली वर्किंग जो हम किया करेंगे उसमें हम एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे, नाम उसका है लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। क्या नाम है जी? लीज का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल
जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को बाइफरकेट करना है। ठीक है जी। अब ज़रा 2 मिनट के लिए नोट करना रोक दें, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं और फिर आप साथ साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है, समझें आराम से। ठीक है। इसका फॉर्मेट होगा डेट और इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीज़ें पड़ी हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वही तोड़ना है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यही काम असल में ना वो IS-21 वाले फॉरेन करेंसी लोन के साथ करना था ना जी। तो वो अभी यहाँ पे आसान वाला सीख कर जाएंगे तो वहाँ पे तो मुश्किल काम हो जाता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे फॉरेन करेंसी पे लोकल में करना, फिर इसलिए उसको साइड पे रख दिया, कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और आखिरी कॉलम हुआ करेगा बैलेंस। ठीक है जी। अब नोट करना रोका हुआ है ना सामने। अब इधर देखें, लीज का स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग डेट, कमेंसमेंट डेट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। किस दिन मुश्तबा टेक्सटाइल ने लीज पर एसेट लिया है? तो 1 जनवरी 2010 पर ये स्टार्ट हो गया पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया स्केड्यूल का। अब इधर सारी लाइन आपने खाली छोड़ देनी है और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना बैलेंस, इसके अंदर एज अ रूल याद रखना, आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करेगा हमेशा यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, यानी ये 412 से। ये स्केड्यूल हमेशा लेसी के सवाल में ये स्केड्यूल हमेशा किससे स्टार्ट हुआ करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। यहाँ पे क्या आया करेगा? पीवी ऑफ एलपी। ठीक है। यहाँ पे क्या आया करेगा? कमेंसमेंट डेट। क्या आएगी जी? कमेंसमेंट डेट। डेट के ऊपर लिखा हुआ है कमेंसमेंट। ठीक है जी। तो ये एज अ रूल याद रखिए। ठीक है। अब पहली लाइन खाली रखनी है, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। तो कमेंसमेंट डेट क्या है? जिस दिन एसेट लेसी के हवाले हो रहा है वो कमेंसमेंट डेट है फिलहाल। बाकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तफसीलात में जाएंगे, फिलहाल सादा बातें। ठीक है। कमेंसमेंट डेट क्या है? हाँ क्या है? 1 जनवरी 2010। और स्टार्टिंग पॉइंट लेसी के सवाल में अमॉर्टाइज्ड स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। वो कितना है? 412। यहां तक कोई मसला? उसके बाद आपने करनी है इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट। ठीक है। इंस्टॉलमेंट एरियर में है, बोलो एरियर में है ना? तो 31 दिसंबर 10 को 130 की पेमेंट, 31 दिसंबर 11 पे 130 की पेमेंट, 31 दिसंबर 12 पे 130 की पेमेंट और 31 दिसंबर लो जी। ये आपका मॉडर्न स्केड्यूल का स्टेप 1 हो गया, जिसमें आपने 412 उठा के यहाँ से लिखा, डेट सवाल से उठाकर लिखी और सवाल से उठाकर ये रेंटल्स लिख लिए, इंस्टॉलमेंट्स या रेंटल। ठीक है। अब इतना बना लें, इधर देखिए बगैर दिमाग पे जोर देकर। साथ साथ नोट कर लिया ना तुमने? नहीं ना मानी मेरी बात? हाँ? क्यों देख रहे हो बोर्ड पे? शर्म आदमी। कब पता किसी ने बोर्ड पे देखा? तो करने से पहले सारी लीज में इसने अब आपकी जान नहीं छोड़नी, अनलेस के लीज बड़ी सिंपल वाली आ जाए, वो भी हैं बीच में। चाहे लेसी का सवाल होगा चाहे लेसर का होगा, इसने साथ ही रहना। लेकिन फिलहाल सिर्फ इसी को सोचो। आज बस यही हमारा टारगेट है, ये करके जनरल एंट्रीज कर लें, और अगर टाइम बच जाए तो फिर एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, वरना ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए नहीं बनाएंगे। बोझ भी ज़्यादा नहीं डालना नातवा कंधों पे। जी बन गया यहाँ तक? अच्छा अब दोबारा से जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अभी तक तुमने जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मैं तुम्हारे इंतजार में।
डन। अब आप रुको, आप बहुत लेट हो, ठीक है। अब इधर देखें, सब रुक जाए दोबारा। उसके बाद सवाल के अंदर यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो आपने रेट यूज किया है वही रेट है जिसके ऊपर आपने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। कितने परसेंट है? ये 10% आपने लगाया करना है हमेशा बैलेंस पर, ठीक है। 10% किस पे लगाया करेंगे आप? बैलेंस पे, ठीक है। अब मुझे बताएं 412 का 10% लें तो 41 ये इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है? असल में ना थोड़ा समझें जरा बात को, यूं समझे, थोड़ी देर के समझे कि ये बैंक ने आपको लोन ही दिया, एसेट नहीं दिया। अलग बात है कि उन्होंने एसेट भी तो उधार पे लेकर दिया ना। समझे बैंक ने आपको 412 रुपए का लोन दे दिया। अब पूरा साल जब ये लोन आउटस्टैंडिंग रहा तो साल के एंड पे लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकाला करते थे? उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे रेट लगाकर। तो ये वही काम हो रहा है, बस पैसे नहीं दिए थे उन्होंने, उधार पे एसेट दे दिया था। तो ये लायबिलिटी, इस पैसे, ये 412 रुपए आपने बैंक को पे कर रहे हैं एसेट के, लेकिन चूंकि लेट पेमेंट कर रहे हैं तो यूं समझ रहे हैं कि ये पैसा, यूं समझ लेना कि हो भी ऐसे रहा है, बैंक का पैसा आपने इस्तेमाल किया अपने बिजनेस में, पैसा ना किया, उसके पैसे से एसेट खरीद के अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया, मशीन तो आपने लगा ली ना यहाँ पे। तो बैंक का पैसा इस्तेमाल करें तो इंटरेस्ट देते हैं, बैंक के पैसे से एसेट खरीद कर बैंक ने दे दिया तो एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बैंक को तो वो पैसे वापस करने हैं ना। तो ये 412 रुपए जो आपने समझे थोड़ी देर के लिए, एसेट नहीं है, ये लोन है बैंक से आया हुआ। ये आपने बैंक का लोन पूरा साल अगर इस्तेमाल किया है, जाग के सुने, तो ये 412 रुपए पे आपने एक साल का इंटरेस्ट बैंक को पे करना है। तो ये पूरा एक साल गुजर तो गया, 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक। तो इसके सामने आके फिर साल के एंड पे आपने कहा इतना आउटस्टैंडिंग है, लोन है, मुझे पता है लीज्ड एसेट है, फिर थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, क्या है ये? लोन। तो लोन आउटस्टैंडिंग 412 रहा पूरा साल, तो साल के एंड पे 10% इस पर लगेगा, तो कितना इंटरेस्ट आएगा? अब अगर साल के एंड पर इंटरेस्ट बनता है 41.2 और आपने बैंक को पेमेंट की है 130 की, तो फिर बाकी क्या है? वो प्रिंसिपल है। वो क्या है? 80.8। यहां तक को मसला। अब अगली बात, ये क्या है? ये 412 क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पड़ा है? प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल में से माइनस क्या करोगे? 130 या 41.2? ये दोनों नहीं करेंगे, जो मैंने छोड़ा वो करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल में से तो प्रिंसिपल ही माइनस होता है ना, ठीक है। तो फिर आपने गंद पै गया, आपने अब यूं कहा कि जी बैंक का, यूं समझ ले बैंक का हमने लोन कितना वापस कर दिया ईयर एंड के ऊपर, 412 माइनस 88.8 कितना बनता है? 322। ठीक है जी। ये क्या किया आपने? प्रिंसिपल अमाउंट पे की, साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करते जा रहे हैं। साल का इंटरेस्ट जो देखिए, इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट ये याद रखना, ये सारे का सारा इधर नहीं रिकॉर्ड होता। आपको सर 520 तक रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। इंटरेस्ट का इवेंट क्या है? इंटरेस्ट रिकॉर्ड होने की वजह क्या बनती है? आपने बैंक का पैसा इस्तेमाल किया या एसेट इस्तेमाल किया, वो साल पूरा इस्तेमाल करेंगे तो ही इंटरेस्ट पे करेंगे ना। कि यहां पे खड़े होकर 1 जनवरी 10 पे बैंक ये नहीं कह सकता कि 412 रुपए एसेट के भी दो और 108 रुपए इंटरेस्ट के भी अभी दे दो। कभी आज तक जिंदगी में आपने ये नहीं सुना था कि हमने इंटरेस्ट एडवांस में पे कर दिए? ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ, हाँ, इंटरेस्ट जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे एक्रू होगा और रिकॉर्ड होगा, ठीक है। यहां तक कोई मसला? इतना करो, देखे बगैर बोर्ड की तरफ। आ गया वो दिन जिसका आपको इंतजार था, हैं? अब पता तो लग ही गया। अब आज तो आपको याद नहीं था, तो ईद वाले कपड़े जो है ना कल पहन के आना। IFRS 16 शुरू हो गया, आने वाले रास्ते से गुजरते बता के आना सबको, हैं? आज हम हॉस्टल में, फ्लैट में, घर पे आज हमारा IFRS 16 शुरू हुआ है। हो तो कल गया, लेकिन आज हम नए कपड़े पहन के जा रहे हैं। पक्का सवाल आता है इसमें से। हाँ जी, हो गया। चलो अब जरा रुक जाओ, अब ये एक बार मुझे पूरा करवाओ, उसके बाद फिर आपने पूरा करना है। ओके, करें जी काम जी। अब किस पर रेट लगेगा? जाहिर है जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो कितना आया? 32.3। एक डेसिमल तक चलो, 130 में से ये गया तो बाकी 7
हाँ, राउंड बैलेंस ही निकाल लिया करो, ठीक है ना जी। अब 323.2 में से 97.7 माइनस करो, 225. अब अगले साल इस बैलेंस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा तो 22.6 हो गया। डबल वन, फिर जी डबल 1.8 आ गया, और यहां पे क्या हो गया, ठीक है, पूरा करो इधर देखिए बगैर, ताकि अभी भी प्रैक्टिस हो जाए ना साथ के साथ ही। जल्दी करो, अब 1 मिनट देता हूं पूरा, आराम से करो। अब बाहर जाके क्या कहोगे, आज FAR2 शुरू हुई है ना, हालांकि कुछ भी ऐसी बात नहीं है। आप रोज देखोगे आपको कैसा सर ये इससे भी आसान निकला जितना हम पढ़ रहे थे पहले। इससे तो IS 41 मुश्किल था। IS 41 बड़ा मुश्किल स्टैंडर्ड है, नहीं है यार, मुश्किल है ये। इंट्रो मैं बता तो रहा हूँ, आप R1 ज़्यादा मुश्किल है। वो इंट्रो की कमजोरियां होती हैं, अगर इंट्रो अच्छे से पढ़ी हो तो फिर R1 भी मुश्किल नहीं है। एग्जाम्प्ट वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है R1, लेकिन चलो R1 में जोर लगा लें तो फिर आगे ज़िंदगी में सुकून रहता है। अच्छा जी, अब ये मैं ज़रा मिटा के ना स्टेप बाय स्टेप ही चलूँगा, कोई मसला तो नहीं है इससे। मैं दिल की एंट्री साथ के साथ ही करते चले ना, है जी। मिटा रहा हूँ, साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा अभी, फिर बनेगा दोबारा, ऐसी बात नहीं। बात मैंने यहाँ से शुरू की, ये सवाल में से ढूंढे हैं हमने सारी चीज़ें। सबसे पहले वर्किंग वन में लीज पेमेंट्स, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती मुझे, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब स्टार्टिंग पॉइंट अमाउंट स्केड्यूल बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, यकम जनवरी 10 पे। अब जर्नल एंट्रीज देखना जरा, फॉर द ईयर एंडेड। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर MTL। अच्छा, अब इधर देखो बच्चों, ईयर एंड है 31 दिसंबर 2010, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 और यकम जनवरी 2010 पे एसेट लीज पे आया। अब एसेट लीज पे आया है तो एसेट तो आया ना, एसेट आया तो एसेट डेबिट होगा। हाँ हाँ हाँ, एसेट तो डेबिट होगा ना बेटा। एक मिनट, PPE तो नहीं, मैंने एसेट बोला, मैंने अभी तो ये बोला ही नहीं कौन सा वाला। जैसे जैसे बैंक लोन दे दे, क्या एंट्री करते हो, कैश लोन डेबिट, खुदा का वास्ता जी, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। अब ये कैश क्या है, एसेट ही तो है, डेबिट होगा। ऐसे ही PPE खरीद लो तो उसकी एंट्री होती है PPE डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट। ऐसे ही लीज्ड एसेट आपको तो मिल गया ना, तो लीज्ड एसेट को, एसेट को डेबिट तो करोगे ना। अब उसका नाम पहले जमाने के अंदर, अब ये IS 17 होता था, ये फिर चेंज हुआ था, IFRS 16 आया तो उसने खत्म किया था IS 17 को, लीजेस के स्टैंडर्ड पुराने को, और ये नया आ गया था। तो इसने आके पहले लीज्ड एसेट ही कहा करते थे हम, फिर इसने आकर बड़ी चेंज दिखाई सबसे, वैसे तो चेंज बहुत अखीर कर दी थी इसने, लेकिन खैर नाम भी इसने बदल दिया। इसने कहा ये जो लीज वाला एसेट है ना, इसको लीज एसेट की बजाय आप कहो राइट ऑफ यूज एसेट। क्या जी, तो राइट ऑफ यूज उस एसेट का नाम है जो लीज पर हो। PPE उस एसेट का नाम है जो आपका ओन्ड है। इंटेंजिबल आपका ओन्ड इंटेंजिबल। बायोलॉजिकल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसे ही एक एसेट है नॉन करंट एसेट में नजर आएगा राइट ऑफ यूज। क्यों ना देखें, एक बैलेंस शीट कही है जो दिखाई थी उस दिन, बहुत पुरानी बात है, देखा एनुअल रिपोर्ट, पैकेजेस की एनुअल रिपोर्ट पे आए, ये जनाब बैलेंस शीट है। अब देख लो,
पीपीई राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट्स। ये कौन से एसेट्स हैं? पहले जमाने के अंदर यूं लिखा गया था पीपीई यानी ओन्ड एसेट्स और साथ में लीज्ड एसेट। लीज्ड एसेट का नाम क्या रख दिया बस इन्होंने? देखो ना, आपने पीपीई खरीदा, एंट्री करोगे, या उधार पे लिया, एंट्री करोगे पीपीई डेबिट पेएबल क्रेडिट। आपने पीपीई अपना ओन्ड एसेट नहीं है, लीज पर एसेट ले लिया, तो एंट्री क्या करोगे? राइट ऑफ यूज एसेट, जिसको पहले कहते थे लीज्ड एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट। आज पेएबल ही है ना। और बोलो, अब एक चीज जरूर आपके जहनों में आ रही है, सर एसेट तो हम तब रिकॉर्ड करें जब हमारी ओनरशिप में हो। तो उसी के लिए तो आपको इंट्रो के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, इसको कहा जाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म। तो लीगल फॉर्म तो क्या है? लीगल फॉर्म क्या है? लीगल फॉर्म क्या है? ये एसेट हमारे नाम नहीं है, ये एसेट बैंक के नाम है, लेकिन सब्सटेंस कहते हैं रियलिटी को। रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन देखो, रियलिटी अकाउंटेंट्स कहते हैं सिर्फ लीगल फॉर्म को पकड़ के ना रोते रहा करो, इसकी ट्रांजैक्शन की रियलिटी को चेक करो। ये तो बस बैंक ने एसेट अपने नाम पे सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो आप किसने सिक्योर कर सके, कल को आप ना दो तो वो फिर जाके आपको जो वो आपसे एसेट ले सके, वरना ये एसेट तो सारी जिंदगी आपने इस्तेमाल करना है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि रियलिटी छा जाएगी लीगल फॉर्म पे। तो रियलिटी क्या है? ये एसेट अब आपका है। रियलिटी क्या है? अच्छा, ये समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता जाके। फिलहाल तो सिर्फ 4 साल की लीज से कैसे पता लग रहा है कि ये एसेट आपका है? इसके ऊपर भी अच्छी खासी बहस है, वो करेंगे इंशाल्लाह, आज नहीं। आज सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में रख लो कि लीज्ड एसेट भी आप अपनी किताबों में रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? इस कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। अब एंट्री पास करनी थी, दिल कर रहा था एंट्री करें लीज्ड एसेट डेबिट, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा इसका नाम बदल के क्या कर दो, तो राइट ऑफ यूज एसेट। तो राइट ऑफ यूज मैं ऐसे लिख दूं, राइट ऑफ यूज डेबिट। अब कैश क्रेडिट नहीं, पेएबल क्रेडिट। क्या जी? अब वो पेएबल का नाम भी थोड़ा सा जरा ऐसे सुर्खी पाउडर ला के लिख लो। ये पेएबल क्या है? पेएबल टुवर्ड्स लीजिंग कंपनी है, इसको आप लीज पेएबल कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसको बस आप यूं कह देंगे राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। फिलहाल लीज लायबिलिटी, फिर असल लफ्ज तो क्या है? लीज ऑब्लिगेशन। चलो सर, लीज लायबिलिटी, ठीक है। तो क्या है जी? राइट ऑफ यूज डेबिट, पूरा लिख दो, पहला दिन है राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायाबिलिटी क्रेडिट। किससे? ये 412, ये प्रेजेंट, ये एंट्री हुआ करेगी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। ये एंट्री किससे होगी? यानी यूं कह लें लीज लायबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होनी है? पीवी ऑफ एलपी। याद रखना, लीज लायबिलिटी हमेशा किस पे? लीज लायबिलिटी, लीज की लायबिलिटी क्या है? ये 412 ही है, उसके बाद साल पूरा ये 412 हमने किसी का इस्तेमाल कर लिया तो उस पर इंटरेस्ट एक्रू हुआ था, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो ये पहली एंट्री हुआ करेगी, देखो मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ, ठीक है। तो 1 जनवरी 10 पे जब एसेट रिसीव करोगे तो ये राइट ऑफ यूज डेबिट एसेट आ गया हमारे पास, लीज वाला, और पैसे तो नहीं दिए, उल्टा लोन है हमारे पे, लायबिलिटी है, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये किस अमाउंट से? 400। तो पीवी ऑफ एलपी पर आपने लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, फिगर आ गई जी 412। यहां तक कोई मसला है तो बताएं जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैंने वो अमाउंटिंग स्केड्यूल बना के ना फिर वो मिटा दिया, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर स्टेप पे स्केड्यूल बनाते जाएं, साथ के साथ आपको एंट्री भी करवाता जाऊं। यहां तक कोई मसला है तो बताएं मुझे। चलो, अब उसके बाद साल गुजरा तो गुजर गया, साल का एंड आया, तो आपने ये जो लायबिलिटी आपके ऊपर पड़ी हुई थी, ये अभी भी पड़ी हुई है। क्या मतलब? आपने समझो किसी के 400, यार देखो 412 रुपए नहीं इस्तेमाल किए, 412 रुपए की चीज तो इस्तेमाल कर ली ना। आपको बैंक एसेट लेके ना देता तो आप बैंक से पैसे लेकर ये लेने तो जाते ही ना, तो बैंक का पैसा ही तो आपने इस्तेमाल किया एक तरह से। तो 412 रुपए पे आपने क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। तो 412 पे 10% लगा तो ये आ गया 41.2, 130 में से इसको माइनस किया 88.8 आ गया। अब बस बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती। ये फॉर द ईयर ट्रांजैक्शन हुई थी तो एंट्री की है, ठीक है ना, इसकी कोई एंट्री नहीं है। अब एंट्री क्या हो रही है जरा गौर से देखो, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस साल के एंड पे डेबिट बोलो, ये क्या है? प्रिंसिपल कहां पड़ा हुआ है? लीज लायबिलिटी डेबिट। और ये क्या है? तो क्या पेमेंट की है? क्या एंट्री करोगे?
कैश क्रेडिट, ये एंट्री पहली जिंदगी की आपने खुद बना ली, ये सबसे मुश्किल एंट्री है बस, और कुछ भी नहीं, ये मुश्किल तरीन बस यही एंट्री है। तो ये वर्किंग आपको खुद एंट्री करवा रही है। इंस्टॉलमेंट पे किया आपने तो कैश क्रेडिट, इस कैश क्रेडिट जो किया इसमें क्या क्या पे किया आपने, कुछ प्रिंसिपल कुछ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब एंट्री क्या बनी, 31 दिसंबर 2010 पे आप आए तो एंट्री बनी, ये पहले प्रिंसिपल आ रहा है, पहले ये लिख रही थी कि ये कैश क्रेडिट है ना, ये बाद में बोलेंगे, ठीक है। तो पहले क्या चीज जी, लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी में क्या पड़ा हुआ, पीवी ऑफ एलपी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी और बोलो लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से 88 उसके बाद नेक्स्ट 41.4 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पीएनएल में जाएगा, कल जाएगा, आज नहीं जा सकता, कल जाएगा, ठीक है ना, आज टाइम नहीं। यही सवाल मैं दोबारा ऐसे ही लिखूंगा, ये पिक्चर ले आऊंगा और फिर उसमें मैं एक्सट्रैक्ट्स बना दूंगा, फिर कल वाले सवाल में तो ये दोनों काम इकट्ठे ही करेंगे और फिर प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, देखो ना आपने लोन लिया है, एक तरह से एसेट लीज पर लिया है तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 40 और कैश क्रेडिट कितने से 130 से। लो जी, मुश्किल एंट्री आसान। अच्छा, अब फिलहाल इतनी सी बात ज़हन में रखो, ठीक है, 4 साल ही आपको गिवन है बस, ठीक है ना। तो ये 4 साल ही क्या है आपके लीज एसेट की लाइफ है, बस सिंपल, फिलहाल सिंपल रखो, इसके भी ऊपर डिस्कशन है पूरी। लेसी के सवाल में डेप्रिसिएशन की डिस्कशन अलग, लेसर के सवाल में अलग, सब करेंगे इंशाल्लाह। जैसे IAS 38 में डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल की आई थी, वक्त आने पे सब हो जाता है ना, होगा कल नहीं परसों जाके करूंगा ये बात, फिलहाल तो शायद कल भी कर दूं, फिलहाल तो 4 साल लाइफ है। अब जैसे ओन्ड एसेट डेप्रिशिएट होता था वैसे ही लीज एसेट डेप्रिशिएट होगा, बिल्कुल 100% सेम वही काम है, डेप्रिसिएशन की एंट्री बिल्कुल वैसे ही है। तो 31 दिसंबर 2010 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, बस फर्क सिर्फ ये है कि वो एक्यूमुलेशन पीपीई की क्रेडिट हो रही थी, यहाँ पे आज राइट ऑफ यूज की हो रही है, बिल्कुल वैसा ही नोट की शक्ल बनेगी, बनाऊंगा इंशाल्लाह, सब होगा, फिलहाल तो कुछ नहीं समझो है ही नहीं, बस जिंदगी बस यहीं तक ही है। एसेट है ना, एसेट का नाम क्या है, राइट ऑफ यूज एसेट, तो उसको कितने साल आपको राइट मिला है ये यूज करने का, 4 साल, तो 4 साल पे आपको ये कॉस्ट पे फायदा देना है, तो 4 साल पे डेबिट कर लो इसको। तो डेबिट एक्सपेंस डेबिट 412 डिवाइडेड बाय 4 और पूरा साल है ना, बोलो 103, इंशाल्लाह कल एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे इसके। ये होगी जनाब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 की एंट्रीज, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। अब क्या लगता है आपको, ये एंट्री अगली वाली आप कर लेंगे? जरा करें फटाफट, वर्किंग में भी पूरा करें, ये स्टेप बाय स्टेप चलना सीखें, टाइम खत्म होने को है बस। जाओ, क्यों, क्या हुआ, कि कहाँ पे, अच्छा कितने बजे होती है, ओ माय गॉड, चलो भागो, हम 1:15 पे ख़त्म किया करेंगे फिर, अब आप आ गए हैं तो मेहरबानी करके, यह अब अलग से एक अब है ना, आ गया ना मसला जी। अब सबसे पहले आपको बैलेंस चाहिए, कितना कितना बैलेंस है, 320। अब इस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करोगे तो 32.3, बैलेंस 97 यार 7 करो, 68 कहाँ से आ गया, और यहाँ बैलेंस निकालो, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होनी, ऐसे दोबारा तो लीज पे आया नहीं। 31 दिसंबर 2010 पे अब अगली किस्त पे की, तो हर इंस्टॉलमेंट की यही एंट्री रहनी है, ठीक है। उस्मान आपकी कहीं कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना, मुझे सब पता है। लीज लायबिलिटी डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लीज लायबिलिटी 97.7 से डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 30 और कैश क्रेडिट 130, और हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री तो उसी तरह से होती चली जाएगी, सॉरी 11 है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड, नवा टॉपिक हुआ ना, तो ऐसा गलत भी डाल रहे होने लगता है, गलती हो गई है, 103 यही होना है फिर, शायद होना ही यही होगा, डेट नहीं बदलनी होती होगी लीज में,
ठीक है, ये पूरा करके दिखा दिया था आपको, चलो कर दो जल्दी से। 22.6 आ गया, ये बैलेंस 11.8 आ गया, लेकिन चूंकि उसने एंट्री सिर्फ मांगी है पहले 2 साल की, तो वो मैंने कर दी। ठीक है, बस इसी के ही आगे कल एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। ओके, तो ये बस इतना ही, कोई होमवर्क नहीं है, इसी को दोबारा कर लेना, IAS 21 कर लेना है। ठीक है, ध्यान से जितना करवाया। अल्लाह हाफिज़।